ओके। सो कल की क्लास में हम लोगों ने बात किए थे, शुरुआत किए थे अपने इस यूनिट की रेशियो एनालिसिस की। और हमने इस यूनिट में चर्चा शुरू किए थे कि रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम रेशियो की बात करें कि रेशियो अगर क्या होता है, अगर हम इस चीज की अगर डिस्कशन करें तो रेशियो एक मैथमेटिक टर्म्स आप बोल सकते हो, जो क्या करता है, कंपैरिजन बताता है किसी दो डेटा के बीच में। रेशियो क्या करता है, किसी दो डेटा के बीच में कंपैरिजन बताता है। और हमें यहाँ पर जो सीखना है ना कंपैरिजन, वो फाइनेंशियल रेशियो सीखना है हमें। ठीक है, हमें कौन से रेशियो से सीखना है, फाइनेंशियल रेशियोज। तो हम लोगों ने ये सारी चर्चा किए थे कि रेशियोज आगे आज हम चर्चा करने वाले, ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था, यूटिलिटी कहाँ फायदे होते हैं। आज हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, क्लासिफिकेशन ऑफ। ये आप, मैं थोड़े अलग ढंग से चार्ट बनाऊंगा, तो आप लोग ये मेरे साथ साथ चार्ट आप लोग भी ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो सर क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो? मतलब हमने रेशियो को ना, फाइनेंशियल रेशियोज को कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मेनली हमने इसको चार अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहली कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर हम करते क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम क्या कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के जो प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, लाइक नेट प्रॉफिट, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट नहीं है बट ये एक्सपेंसेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई अगर हम इनकम एंड एक्सपेंसेस या फिर कोई प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड कोई हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी को हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मतलब ऐसे कोई भी रेशियोज जो कहाँ के आइटम पर बेस्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स पर अगर बेस्ड है, तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या क्या पढ़ना है सर इसके अंदर? तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या इसका मीनिंग है, मतलब जनरल इस जो बोलते हैं ना, एक आपके इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या है कि कब हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छा मानेंगे, लोअर रहा तो अच्छा होगा या हाइयर रहा तो अच्छा होगा, क्या इसके स्टैंडर्ड मेजर्स है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। सेकंड कौन सा रेशियो हमारे पास, नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और चौथा हमारे पास एक और रेशियो आता है, उस रेशियो का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस, हम चाहे तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो हम चाहे तो बात कर सकते हैं इसमें एक्सपेंसेस रेशियोज की, अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम किसी भी एक्सपेंसेस या फिर किसी भी इनकम का भी रेशियो निकाल सकते हैं। कोई भी हम इनडायरेक्ट इनकम का भी क्या कर सकते हैं, रेशियोज निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ना है। अब मेजरली बात करूं, सबसे ज्यादा पॉपुलरली जो पढ़ाए जाते हैं, जो सिलेबस में होते हैं, जेपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, सम टाइम कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं एक्सपेंसेस रेशियोज को, बट हम इसके भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इनकम रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, इस चीज को भी हम लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या हम तो आगे डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा चिंता ना करो। और फॉर्मूलेज को कैसे याद करना है, कैसे फॉर्मूले को नोट डाउन करना है, वो हम एक एक डिस्कशन शुरू करेंगे। दूसरे मैं क्लासिफिकेशन की तरफ आता हूँ। दूसरा मेरे पास जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, वो है मेरे पास टर्नओवर रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो है मेरे पास, टर्नओवर, या इसी रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। इसी रेशियो को क्या भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो। इसके अंदर में अलग अलग टर्नओवर, टर्नओवर का बेसिकली अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सेल्स, या फिर मैं सेल्स का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड आगे चल के यूज कर सकता हूँ, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहूंगा। तो मैं सीओजीएस या सेल्स के बेसिस पर मैं कुछ अपनी एक्टिविटीज चेक करने वाला हूँ कि मेरे सेल के कंपैरिजन, क्योंकि आपको पता है बिजनेस की मेन एक्टिविटी सेल्स है। हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है, सेल्स है। और इस हम सेल्स के बेसिस पर हम अपने बिजनेस के अदर एलिमेंट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सर इसके अंदर हमने क्या क्या सीखना है, इसके अंदर हम लोगों ने सीखना है जैसे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, उसके अलावा और क्या सीखना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टोर, TOR। उसके अलावा हमें सीखना है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो।
हमें सीखना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसके अलावा हमें सीखना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और उसके अलावा हमें इस पर्टिकुलर और भी आपको जैसे कि हो सकता है कि आपको कोई स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं प्लांट मशीनरी टर्नओवर रेशियो निकालो, तो कोई भी स्पेसिफिक टर्नओवर आपको दे सकते हैं, तो आपको वो स्पेसिफिकली आपको उस स्पेसिफिक वैल्यू का आपको टर्नओवर रेशियो निकालने बोलते, तो हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू का भी टर्नओवर रेशियो निकाल कर दे सकते हैं, तो इसी को हम टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, हमारे पास फिर होता है सॉल्वेंसी। हमारे पास आगे क्या होता है, सॉल्वेंसी, मेन थर्ड जो ब्रॉड कैटेगरी है, सॉल्वेंसी रेशियो, या इसी को लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे लिक्विडिटी भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। सर क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो का मतलब, या सॉल्वेंसी का रेशियो का मतलब? तो बेसिकली लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी, तो जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये जो शॉर्ट टर्म के हमारी फाइनेंस होती है, तो हमारे जो शॉर्ट टर्म के एसेट्स होते हैं, तो ये उसके लिए शॉर्ट टर्म की चीजों के लिए हम कोई रेशियोज का कैलकुलेशन करते हैं हमारे एसेट्स के ऊपर, तो उसे हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसे हम सॉल्वेंसी रेशियो कहेंगे। तो इसमें हम सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू द अपने जो एसेट्स है, वो शॉर्ट टर्म नेचर की है या लॉन्ग टर्म नेचर की है, उसके बेसिस पर हम ये लिक्विडिटी रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें, तो इसके अंदर हमारा जैसे लाइक करंट रेशियो आ जाता है, ठीक है, या इसके अंदर हमारा क्विक रेशियो आ जाता है। क्विक रेशियो के और भी नाम है, जैसे इसे एसिड रेशियो भी कहते हैं, या फिर इसे लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। एक ही नाम है, मतलब नाम अलग अलग है, काम सबका एक ही है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास चौथा और मेन जो ब्रॉड कैटेगरी होती है, वो होती है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर लिवरेज रेशियो। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर लिवरेज रेशियो, जिसके अंदर मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, इसके अंदर हम अलग अलग इक्विटीज के, अपने कैपिटल के, अपने लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स को लेते हैं और उसके बेसिस पर रेशियोज निकालते हैं, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका लिवरेज रेशियो में, हम लोग कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकालेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे इसके अंदर हम, प्रोप्राइटरी रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही, हालांकि वो मिक्स्ड कैटेगरी में आ जाता है। फिर चलो मैं पांचवी एक ब्रॉड कैटेगरी बना देता हूँ, मिक्स्ड रेशियो, ठीक है, पांचवी एक हम ब्रॉड कैटेगरी बना देते हैं, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रेडिंग और पीएल के एलिमेंट्स, मतलब कुछ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट और कुछ बैलेंस शीट के एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके हम कुछ रेशियोज निकालेंगे, उसे कहेंगे हम मिक्स्ड रेशियो, जहां पर हमारे कुछ ट्रेडिंग पीएल्स के आइटम्स और कुछ बैलेंस शीट्स के आइटम्स लेकर हम एक रेशियोज निकालेंगे, उसे कहेंगे हम मिक्स्ड रेशियो। ठीक है सर, क्या होता है मिक्स्ड रेशियो? जैसे रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROEC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर जैसे हम बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो की, PE रेशियो की, तो कुछ हमारे पास मिक्स्ड रेशियोज भी अवेलेबल होंगे जो हमें सीखने होंगे। तो वन बाय वन में आप लोगों को इस पीपीटी के अकॉर्डिंगली वन बाय वन आगे लेके चलता हूँ। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने तो आप लोगों को एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया अभी कि हमें ये सारी चीजें पढ़ना है, अलग अलग क्लासिफिकेशन बता दिया। अब मैं एक एक करके बहुत इन डेप्थ जाऊंगा एक एक फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एज पर दिस पीपीटी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने होप ये पांचों पॉइंट ऊपर के लिख लिया है साथों साथ, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज मैं एक बार फास्ट स्लाइड को कर रहा हूं ऊपर, एक बार आप लोग लिख लीजिए, और मुझे जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में भी बता दीजिए कि आप लोगों ने लिख लिया है या लिखने के हो, क्विकली। लिखने के अभी। लिखने के तो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो फिर, ठीक है। कुछ लोगों ने आई एक गेस मिनट लिख रुको। लिया है, कुछ लोगों ने आई गेस हो गया है, सर त्रिवेणी ने लिख लिया है, ठीक है। हो स्क्रीनशॉट गया सर लेते जाओ, स्क्रीनशॉट। ये लो, इसका भी ले लो, सेकंड वाले का नेक्स्ट। भी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हम्म, हो गया सर। ओके।
तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग एक एक करके जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस पीपीटी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, आपने लिक्विडिटी वर्ड पहली भी सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वर्ड सुना है क्या पहले कभी, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुने सर। क्या होता है अगर सुने हो तो? आप लोगों ने कभी, याद है क्या आप लोगों को, आप लोगों ने लिक्विडेशन एक चैप्टर पढ़ा था, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। हालांकि वहां पर लिक्विडेशन का मतलब अलग है, यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब, हाँ सर लिक्विडिटी मतलब अपने पास है ना कैश मेंटेन करना, ऐसा कुछ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चीजें। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसी कोई भी एसेट्स या ऐसा कोई भी फाइनेंस जो कैश या कैश इक्विवेलेंट हो। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कि जो चीज इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कैश तो आपको पता है कि वो तो कैश है ही, ठीक है। अच्छा, बैंक भी आपके लिए वेरी लिक्विड असेट्स होती है। स्टॉक वो कैश नहीं होती, लेकिन वो शायद स्टॉक को हम सेल करेंगे डेटर, और डेटर से फिर वो हमें कैश, इस तरीके से हमारा स्टॉक भी काय में कन्वर्ट हो सकता है, इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा हमारा डेटर, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल। तो ये सब मेरे आइटम्स क्या है? ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब ऑल टुगेदर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी मेरी करंट असेट्स होती है, जिन्हें मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कहता हूं, जिन्हें मैं क्या भी कहता हूं, एसटीएफ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वो सारी मेरी क्या कहलाएंगी? लिक्विडिटी एसेट्स कहलाएंगी, ठीक है। या फिर इसे मैं क्या कह सकता हूं? करंट असेट। हाँ, कुछ करंट असेट्स में चीजें होती है जो लिक्विड नहीं कहलाती, तो मैं आपको करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का भी डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो दोज थिंग विच आर इजिली कन्वर्टेबल into cash or cash equivalent is known as liquid assets। उस assets को हम क्या बोलेंगे? liquid assets, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को डिनोट करती है। इसी पर्टिकुलर लिक्विडिटी रेशियो को दूसरी भाषा में सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। क्यों सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं? क्योंकि देखो, बिजनेस में आपको पता है दो तरीके के एसेट्स होती है। बिजनेस में दो तरीके की, एक ऐसी एसेट्स होती है जो कैश में कन्वर्ट इजीली नहीं हो सकती, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। भाई आपके पास कितनी भी फिक्स्ड एसेट्स रहे, आप इससे बिजनेस ऑपरेशन तो कर पाओगे, लेकिन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स रहने से आप बिजनेस को स्मूथली नहीं चला सकते। बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो आपको फिक्स्ड के साथ साथ कौन सी भी एसेट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? करंट एसेट्स का। इसलिए आप अपने बैलेंस शीट में ये दोनों टाइप के एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी लिखते हैं एंड करंट एसेट्स भी लिखते हैं, राइट। आप नॉन करंट एसेट्स भी लिखते हैं और करंट एसेट्स भी आप नोट डाउन करते हैं। अब जो नॉन करंट एसेट, इसी को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो यहां से हम अपना बिजनेस का प्रोडक्शन वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन धंधा को चलाने के लिए भाई कैश भी चाहिए। जैसे मुझे हर महीने बिजली बिल पे करना है, या फिर मुझे सैलरी देना है, या मुझे लेबर को वेजेस पे करना है, या मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, तो मुझे उसके लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट तो चाहिए ना। धंधे को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो वो मेरे पास शॉर्ट टर्म के फाइनेंसेस होते हैं कि भाई मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का बिजनेस चलाने के लिए मेरे हाथ में पैसा होना ना, ठीक है। मेरे पास पैसा आया, मैंने लॉन्ग टर्म एसेट्स में डाल दिया, एक बार खरीद लिया, लंबे समय तक बेनिफिट लूंगा, लेकिन मुझे रूटीन की चीजों के लिए भी तो हाथ में पैसा चाहिए। तो इस तरीके के एसेट्स को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स, ठीक। और अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स का मतलब क्लियर हुआ क्या? करंट एसेट्स क्या होती है? किसी को डाउट है इसमें? करंट एसेट्स क्या होती है, क्लियर है क्या अभी ये बात? हाँ सर। Those assets which are easily converted into cash or cash equivalent is known as current assets। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी असेट जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी अल्टीमेटली ना, इस बात का बोलने का मतलब ये है कि ये इजीली कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हर साल फ्लक्चुएट होती है। पता है क्या आपको? फिक्स्ड असेट्स आर जनरली नॉट चेंज, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लगते जाता है, वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है। बट एवरी ईयर करंट असेट्स इज चेंज। क्या हर साल मेरा हर दिन कैश का बैलेंस चेंज होता है? क्या मेरा हर दिन स्टॉक का बैलेंस चेंज होता है? क्या मेरे पास जितना माल हो सकता है ना, डेली सेल हो रहा है, डेली परचेस हो रहा है, तो मेरा डेली स्टॉक फ्लक्चुएट करे, मेरे डेली डेटर के वैल्यूज चेंज होते हैं। पता है आपको ये बातें?
तो करंट असेट्स जो भी होता है ना, यहाँ पर वैल्यूज डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है, फिर चाहे वो कैश बैलेंस हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे स्टॉक का बैलेंस हो, चाहे डेटर का बैलेंस हो, चाहे वो जो चिट्ठा लिख कर दिया जाता है बिल रिसीवेबल उसका बैलेंस हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ करंट असेट्स है जो रेगुलर बेसिस पर क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। और इस करंट असेट्स के अंदर ही कुछ ऐसी एसेट्स भी होती है जो वेरी क्विक मतलब इमीडिएटली, तुरंत अगले स्टेप में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो कैश जो करंट असेट्स है ना, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी भी असेट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, माइट भी वो 1 या 2 स्टेप के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे हम करंट असेट्स कहेंगे। लेकिन क्विक या फिर लिक्विड या फिर जो एसिड असेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली वो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इमीडिएटली विद इन अ नेक्स्ट स्टेप वो आपके पास कैश जनरेट करके दे देना चाहिए। वैसी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं, क्विक, लिक्विड या फिर एसिड असेट्स कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, जितनी करंट असेट्स होंगी ना, उसी के अंदर ही आपको क्विक एसेट्स मिल जाएंगी या लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगी। जितनी आपकी करंट असेट्स होंगी उसी के अंदर मिलेंगी। इसका मतलब आपको करंट असेट्स में से कुछ चीजें एक्सक्लूड करना होगा। जैसे मुझे बताओ, मैं आपको नाम बताऊं कुछ करंट असेट्स के, तो आपके सामने पता है, लिखा हुआ भी है, कैश आपकी करंट असेट्स होती है, बैंक आपकी, मेरे को जो जो आपको नाम याद आ रहे सब बताते जाओ तो करंट असेट्स से रिलेटेड, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई पैसे भी मिलना बाकी है, वो भी हमारी करंट असेट्स की कैटेगरी में आती है। और कोई हेड जो आपको याद आ रहे हो एक बार बताओ। ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गए। ठीक है, आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ मेरी क्या है, करंट असेट्स है, ये मेरी क्या है, सब करंट असेट्स। आपको ना अगर ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी मेरी क्विक एसेट्स है, सिर्फ आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे बिना रटे। ठीक है, आपको क्विक एसेट चाहिए, मतलब इमीडिएटली उसका जो करंट स्टेटस है वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, फर्दर उसमें 2-3 स्टेप्स के बाद कैश में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो एक स्टेप के बाद ही तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी एसेट्स को मैं अपने क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहूंगा। जैसे कि कैश, भाई इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इमीडिएटली कैश ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बैंक, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एटीएम में स्वाइप करो कैश निकाल लो, तो ये भी आपकी क्विक एसेट्स है। अच्छा, स्टॉक, स्टॉक भाई साहब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी क्या, स्टॉक को सेल करना पड़ेगा। अच्छा सर, सेल करके तो पैसे तुरंत आ जाएंगे ना, अरे जरूरी थोड़ी ना साहब, मैं अगर स्टॉक को बेच रहा हूं, सामान को बेच रहा हूं, तो मैं सेल 2 तरीके से कर सकता हूं ना। चलो अगर मान लिया कि नगद में माल बिका, कैश में माल बिका, तो मेरे पास तुरंत पैसा आ जाएगा, मतलब जैसे स्टॉक मैंने सेल किया, लेकिन फिर भी देखो तुरंत पैसे नहीं आए, मुझे सेल की एक पहले प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर सेल से अगर हो सकता है मैंने उधारी में बेचा हो, तो सेल से मेरे डेटर क्रिएट हो जाएंगे, सेल से क्या क्रिएट हो जाएंगे, डेटर, और डेटर से फिर मुझे कैश लेना पड़ेगा, मतलब लेयर तो यहां पर बढ़ गई ना, स्टॉक से मुझे इमीडिएटली कैश रिसीव नहीं हो पाता। इसलिए हम आगे चल के सीखेंगे, आगे चल के हम क्या सीखने वाले हैं कि स्टॉक, स्टॉक हमारी क्विक एसेट्स नहीं होती, हमारी लिक्विड एसेट्स नहीं होती, हम सीखेंगे आगे। क्यों नहीं, क्योंकि यार ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसमें वो मादा ही नहीं है कि इमीडिएटली मुझे कैश जनरेट करके दे दे, देगा कैश विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ देगा कैश, लेकिन ये कुछ स्टेप्स को पहले फॉलो करेगा। जैसे स्टेप, पहले सेल करेगा, सेल से डेटर क्रिएट होंगे, फिर डेटर से पैसे मिलेंगे, ऐसे कुछ स्टेप। भाई हमें स्टेप्स अगर जहां हो गए ना, उसे अपने को कायमे नहीं लेना है, हमें उसे लिक्विड, क्विक या एसिड एसेट्स में नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरी क्विक एसेट्स के डेफिनेशन के लिए ये स्टॉक बाहर आ गया, ये स्टॉक बाहर आ गया, ये दोनों ने तो सेटिस्फाइड कर दिया, बट स्टॉक ने वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया कि जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में हमें कैश हाथ में आ जाना चाहिए, ये स्टॉक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अच्छा, डेटर ने किया क्या, यस, मैं डेटर को बोलूंगा, डेटर चल पैसे निकाल, डेटर को देना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएट। अच्छा सर नहीं दिया, तो देखो हम नहीं दिया वाली बात नहीं कर रहे, हम नेगेटिव सिनारियो पे नहीं जा रहे, फिर तो आप हर चीज के नेगेटिव सिनारियो पे जा सकते हैं। बैंक पैसे लेकर भाग गई तो, बैंक ने हमारा लॉक इन कर दिया तो, कैश हमारी चोरी हो गई तो, आप तो फिर ऐसे हर जगह नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हो ना। तो हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ऑब्जेक्ट को समझो कि नॉर्मल सिनारियो में हम क्या एक स्टेप के बाद कैश जनरेट कर सकते हैं क्या, कोई विचित्र सिनारियो क्रिएट मत करो यहाँ पर कि सर डेटर ने बैड डेट कर दिया, पैसे डुबा दिया, नहीं मिला कैश, तो वो अलग सिनारियो हो गया। और जो नहीं मिलता ना डेटर से पैसे, जो बैड डेट हो जाते हैं, हम डेटर में लेते भी नहीं ना, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं डेटर से, और नेट डेटर कंसीडर करते हैं।
हम नेट डेटर को कंसीडर करते हैं, बैड डेट वगैरह माइनस करके, आरडीडी वगैरह माइनस करके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके। तो अजम्पशन ये है कि जो भी हम डेटर्स की वैल्यू लेंगे, जो भी हम डेटर की वैल्यू लेंगे, अजम्पशन ये होगा कि वो इमीडिएटली आपको किस चीज में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगी, कैश में। तो ये भी हमारे लिक्विड या फिर क्विक एसेट्स की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। अच्छा, बिल रिसीवेबल के बदले भी हम उस ससुरे के नाती को बोलेंगे कि चलो निकालो पैसे, हो गया तुम्हारी मैच्योरिटी डेट, अब दे दो हमें कैश, बहुत हो गया तुम्हारा। तो बिल रिसीवेबल के भी बदले आपको कैश मिल जाएंगी। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बताओ मेरे को एक बात, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुझे वापस कैश मिलती है? बोलो मुझे, बताओ, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुझे कैश वापस मिलेंगी क्या? नो सर। ये तो मैंने एडवांस में किसी को कोई एक्सपेंसेस के लिए पैसे दे दिया, वो तो मुझे सर्विस दे देगा ना। सपोज आपने क्या किया, किराने वाले को पैसे एडवांस में देकर आ गए, अभी आपको लॉटरी लगी, आपने बोला ये रख 50,000 रुपए, साल भरे का राशन भिजवाते रहना, ठीक है। तो आपने 50,000 प्रीपेड कर दिया, वो आपको 50,000 वापस नहीं करेगा, वो आपको साल भर तक के राशन भिजवाएगा। तो जब भी हम कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड, मतलब पहले से पेड कर देते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हो आप, करेक्ट, प्रीपेड करते हो, कोनो मोबाइल वाला आपको वापस करता है क्या पैसे? बोले साहब आपका ज्यादा का रिचार्ज हो गया था, आपका पहले से रिचार्ज था सर, आप रिचार्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने पैसे वापस रख लीजिए ना। भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस के पैसे हमें कोनो वापस नहीं करते, ये हमारे पैसे आइदर यूज कर लो, यूज मतलब उसके बदले कोई सर्विस ले लो, या तो फिर पैसे को भूल जाओ। अगर आपको सर्विस नहीं लेना है, भूल जाओ पैसे को, वो वापस नहीं होते। तो ये भी हमारी कौन सी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है? क्विक एसेट्स या फिर जो लिक्विड एसेट्स में आने की जो क्राइटेरिया है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। समझ रही है बात कि कौन सी चीजों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं करंट एसेट्स में से, जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएंगी क्या? यस, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएंगी। सर कैसे? भाई किसी से मुझे इनकम के पैसे लेने हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं। सपोज मान के चलता हूँ जिससे मुझे पैसे लेने हो मेरे डेटर है, तो मैं उससे पैसे मांगूंगा, मेरे पास कैश आ जाएंगे, वो बात अलग है, अगर डुबा दिया तो वो अलग चीज है। ओके, उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैं बोल सकता हूँ जैसे मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या करके रखा है, मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। सर कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है? सपोज मैंने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, वो भी सेकेंडरी मार्केट में। कौन से मार्केट में? सेकेंडरी। मैं आईपीओ वाले शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी के शेयर्स की नहीं, मैंने सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज से मैंने शेयर खरीदा। मैं चाहूं तो आज खरीदा, मैं इमीडिएटली बेच सकता हूं। अब वो बात अलग है कि प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, लॉस में बेच रहा हूं, बट आई हैव राइट, ये मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं आज खरीदा कल बेचने के हिसाब से। आज मुझे लगा कि मेरा एचडीएफसी का शेयर अगर 2550 रुपए है, तो मुझे लग रहा है कि 2600 रुपए पहुंच जाएगा अभी 1 घंटे के बाद, तो मैंने अभी खरीद लिया, 1 घंटे बाद बेच दूंगा। शायद नहीं पहुंच पाया तो मैंने 1 दिन होल्ड कर दिया, मैं चाहूं तो अगले दिन उसको कभी भी बेच सकता हूं, चाहे तो 2400 के भाव पे बेचूं, चाहे 2500 के भाव पे बेचूं, चाहे 2600 के भाव पे बेचूं। तो मुझे स्टॉक, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहां से मुझे इमीडिएटली कैश मिल जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी मेरे लिक्विड या क्विक एसेट्स की डेफिनेशन को पूरी करती है। पहले मुझे यहां तक बात बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स में क्या आता है, क्या नहीं आता? जल्दी से रिस्पॉन्स। हाँ सर, हाँ सर। पक्का? ओके, दूसरी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी मतलब दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल विद इन अ ईयर। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी, ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका पेमेंट हमने कब करना है? विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अगर हमें उसका पेमेंट करना है तो वो मेरी करंट लायबिलिटी है। सर जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे कि हमारी सुंदरी क्रेडिटर, जैसे कि हमारा बिल्स पेएबल, ठीक है, जैसे कि हमारी सुंदरी लायबिलिटी, आई मीन सुंदरी क्रेडिटर, हमारा बिल्स पेएबल, उसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या उसके अलावा कोई डिविडेंड है, डिविडेंड का पैसा हमने दिया ही नहीं है, मतलब अनक्लेम डिविडेंड, सामने वाले ने मांगा ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोई पैसे हमने एडवांस में ले लिए हैं, एडवांस में अगर हमें कोई मनी रिसीव्ड हो रहा है, या फिर हमने एडवांस रिसीव्ड के बाद कोई इनकम को एडवांस में रिसीव्ड कर लिया है, या फिर कोई हमने एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाए कि भाई टैक्स का पैसा पे करना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा पे करना है, या फिर हमने प्रपोज कर दिया डिविडेंड कि हम आपको इतना इतना डिविडेंड बांटेंगे, या फिर आपकी ईएमआई है, हर महीने आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, या फिर आपके बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट लिमिट होती है, सीसी लिमिट भी बोलते हैं उसको, कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है, तो ये सारे आपके कैसी लायबिलिटी है?
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जो विद इन अ ईयर आपको कैश में पे करनी पड़ती है, पे बैक करनी पड़ती है। करंट लाइबिलिटी क्लियर है कि क्या होता है इसका मतलब? बताओ, करंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, हाँ, अब सर। जैसे मैंने आपको करंट एसेट्स के अंदर सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था कि करंट एसेट्स के अंदर ही क्या होती है, आपकी क्विक एसेट्स होती है। वैसे ही करंट लाइबिलिटी के अंदर क्विक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब आपको अगर क्विक एसेट्स क्विक रेशियो निकालना है तो क्विक रेशियो इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले पर आऊंगा वापस, और जब मैं फॉर्मूले पर आऊंगा इधर तो सिखाऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, जब यहाँ पर हमें दोनों रेशियो सीखने हैं ना, एक हमें करंट रेशियो भी सीखना है और हमें लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो, या इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, तो हमें ये भी सीखना है। तो मैं सिखाऊंगा दोनों रेशियो, और फॉर्मूला आपको प्लीज रट्टा नहीं मारना है। कोई अगर इस मेंटालिटी से, क्योंकि फॉर्मूले के लॉजिक समझ जाओ तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो हम फॉर्मूले रटेंगे नहीं, बस फॉर्मूले को समझ लेंगे, हमारा काम वैसे भी चल जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे थे क्विक लाइबिलिटी की। ठीक है, क्विक लाइबिलिटी मतलब क्या? ऐसी लाइबिलिटी जिसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेट होती है, स्पेसिफिक डेट होती है कि किस दिन पर उसको पेड कर देना है, इसके लिए स्पेसिफिक पीरियड होता है। जैसे कि हमने क्रेडिटर को पहले ही बोल दिया, क्रेडिटर सुन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पैसे दे देना, हमने उसको डेडलाइन मेंशन कर दी है। ऐसी लाइबिलिटी का पेमेंट जिसका डेडलाइन फिक्स होता है उसे हम क्विक लाइबिलिटी कहते हैं। जिसकी डेडलाइन फिक्स होती है पेमेंट की, उसे क्या कहते हैं हम? क्विक लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर की डेडलाइन फिक्स है क्या? यस, तो ये क्विक लाइबिलिटी है क्या? यस। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर ही आपको यहाँ पर बहुत सारी लिखवाया हूं ना मैंने नाम, तो इसी यहीं से चेक करवाता हूँ ना कौन सी क्विक लाइबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी आपको? आपने क्या चेक करना है? करंट लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। किस बात से चेक करोगे? इसके लिए आपको स्पेसिफिक पीरियड पता होगा। अगर आपको किसी चीज के लिए स्पेसिफिक पीरियड पता है, कितने ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट करना है, तो वो आपकी क्विक लाइबिलिटी बन जाएंगी, अदर वो आपकी क्विक लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर, यस स्पेसिफिक ड्यूरेशन पता होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, क्योंकि जब भी हम क्रेडिटर को क्रेडिट, जो भी हमारे क्या बोल सकते हैं सप्लायर्स होते हैं, वो हमें क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हैं। जब भी मैं कोई सब माल परचेस करके लाता हूँ तो हमें क्रेडिट पीरियड दे देते हैं ना, 1 महीना 2 महीने के बाद पेमेंट करो या 1 महीने के बाद करो। बिल्स पेएबल, इसका भी पीरियड मेंशन होता है। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर भी पढ़ा है, आपको पता है बिल्स पेएबल की एक स्पेसिफिक ड्यू डेट आती है, मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी एक डेडलाइन होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी खर्चा अगर हमने पेड नहीं किया है तो वो हमें बता देगा कि इस डेट के पहले आपको वो खर्चा पेड कर देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सही टाइम पर पे नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालेंगे और ये आपके लाइन खंबे से काट के ले जा लेंगे। तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी अगर आपने टाइम पर नहीं दिया अपने एम्प्लॉय को तो वो हमारी नौकरी छोड़ के चली जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए भी डेडलाइन होती है कि अगर आप काम कर रहे हो तो हर महीने के 5 तारीख के पहले सैलरी दे दो, नहीं तो आपके एम्प्लॉय बवाल मचा देंगे, तांडव कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके अलावा है अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखो अनक्लेम्ड डिविडेंड अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया सामने वाले ने, इसमें हमारी गलती नहीं है, सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, वो कभी भी कम क्लेम कर सकता है। हमें स्पेसिफिक पीरियड तो नहीं पता, हमें स्पेसिफिक पीरियड तो नहीं पता कि वो कब क्लेम करेगा, तो स्पेसिफिक इसके लिए ड्यूरेशन नहीं पता है। ठीक है, हमें अनक्लेम्ड डिविडेंड के लिए क्या नहीं पता? स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं पता। तो ये मेरी क्विक लायबिलिटी की डेफिनेशन से बाहर आ गया। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई पैसे हैं जो हमने क्या कर लिए? एडवांस में रिसीव्ड कर लिए हैं। हमने कोई पैसे है जिसे क्या कर लिया? हमने एडवांस में रिसीव। अगर मुझे कोई पैसे एडवांस में रिसीव हो गया तो सामने वाला मुझे डेडलाइन दे देगा ना कि आपको इस डेट के पहले काम करना है। तो अगर उसने मुझे डेडलाइन दे दिया, और ऑब्वियस है ना, कोई अगर मुझे पैसे एडवांस में दे रहा है तो मेरे से एक्सपेक्ट करेगा ना जल्दी काम हो जाए। आप किसी को जब एडवांस देते हो तो आप भी तो एक्सपेक्ट करते हो कि ये भैया एडवांस दिया तो काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। तो एडवांस हम इसीलिए देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। तो यहाँ भी हमारे लिए स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। अच्छा, प्रोविजन बनाते हैं हम खर्चों के लिए, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन, डिविडेंड का प्रोविजन, इसलिए बनाते हैं ताकि हम वो स्पेसिफिक डेट के पहले हम वो लाइबिलिटी का पेमेंट कर सके। अच्छा, उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती।
ठीक है सर, कैसा क्या बात कर रहे हो, बैंक तो हमसे पैसे मांग लेता है। अरे कहाँ मांगता है, बैंक तो सिर्फ ये बोलता है तुम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लो और समय समय पर तुम ईएमआई चुकाओ। अगर ईएमआई नहीं चुका रहे हो तो फिर वो आपको नोटिस भेजेगा, लेकिन वो कभी नहीं बोलता आपको। जैसे मान लो मैंने 1 लाख का लोन, वो ओडी लिया था 1 लाख का, और मुझे हर महीने इस पर 12 मतलब साल भरे का 12% ब्याज भरना है, मतलब साल भरे का मुझे 12,000 बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 12,000 नहीं पे कर रहा हूँ, मैं हर महीने का जितना इंटरेस्ट बनता है ना, मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करते। बैंक भी खुश, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही है ना, आप बराबर रेगुलरली इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। बैंक को दिक्कत कब होती है, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट देना बंद कर देते हो, तब बैंक बौखला जाता है, बोले ये कैसा ससुर हमारी इनकम को रोक के बैठा हुआ है, लगाओ नोटिस इसके ऊपर। बोले डिफॉल्ट करने के चांस है, नहीं ना, वो आपका इंटरेस्ट अगर बराबर पेड कर रहे हो आप किसी बैंक का, मत करो ना, प्रिंसिपल पड़े रहने दो 1 लाख, इसके लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट होता है ना, इसके लिए डेडलाइन होती है। इसलिए जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये भी आपकी इस डेफिनेशन से बाहर आ जाता है, मतलब ये भी क्विक लाइबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आता। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हेड कैश क्रेडिट की, तो कैश क्रेडिट में भी कोई डेडलाइन नहीं होती। अच्छा, आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उनको पता है अच्छे से, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें अच्छे से पता है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं, फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हो या कोई चीज परचेस कर सकते हो। आपको पता है सिर्फ 5%, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे मान लो आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली है, तो आपको सिर्फ इसका 5% या 10%, अलग अलग बैंक की अलग अलग कंडीशन होती है, आपको सिर्फ 500,000 रुपए देना है, बाकी 9,000 देते रहो ना इंटरेस्ट के साथ, जब आपको देना तब, कभी सामने वाला रोकेगा नहीं, इंटरेस्ट समय पर देते जाओ, दैट्स इट, ब्याज समय पर देते जाओ। सामने वाला कभी नहीं बोलेंगे आपको कि इतने दिन के अंदर पैसा दो, अरे उनका तो फायदा हो रहा है ना, जितना लेट पैसा दोगे उतना ज्यादा ब्याज लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो कैश क्रेडिट भी हमारी इस क्विक एसेट्स की लाइबिलिटी से, जो क्विक लाइबिलिटी है, या हम बोल सकते हैं सर विल यू ऑन योर कैमरा, आपको देखने का मन हो रहा है। हु सेड दिस भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं कैश क्रेडिट हमारे लिए क्या है। ये भी हमारे लिए आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्विक लाइबिलिटी, लिक्विड लाइबिलिटी या फिर एसिड लाइबिलिटी, इस डेफिनेशन के बाहर आता है। ठीक है, ये हमारे इस डेफिनेशन के क्या होता है, बाहर आता है। तो हमने अभी तक के डिस्कशन में क्या किया, हम लोगों ने डिस्कशन में करंट लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी, हम लोगों ने करंट लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी के बारे में बात किया। चलो अब हम इसके थोड़े से फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। आप लोग चाहो तो यहां से लिख सकते हो, ठीक है, मैंने पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया। मुझे बताओ करंट रेशियो के अंदर हम कौन कौन से, क्योंकि रेशियो हमेशा 2 एलिमेंट को चेक करता है, क्या करता है, 2 वेरिएबल्स को, 2 एलिमेंट्स को चेक करता है। तो करंट रेशियो के लिए मेरे को कौन कौन से 2 एलिमेंट्स देखने हैं, एक तो मुझे करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटी। तो मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब मुझसे कोई सवाल पूछेगा, किसी के माइंड में करंट रेशियो के फॉर्मूले से रिलेटेड कोई सवाल है क्या? नहीं है तो फिर मैं एक सवाल क्रिएट करूंगा और मैं वही इसका जवाब दूंगा। पहले आप लोग बताओ, जो मैंने लिखा है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो मैं क्या करना चाहता हूं, करंट रेशियो निकालना चाहता हूं, मतलब मैं 2 वेरिएबल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन चेक करना चाहता हूं कि आपस में क्या उनके बीच में रिलेशन है, कितना रिलेशन है उनके बीच में आपस में, मैं ये निकालना चाहता हूं। तो करंट रेशियो के फॉर्मूले से रिलेटेड किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी से बताइए। नहीं है, चलो मैं आप, अच्छा एक आया है वापस, नो सर। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, यस सर, पूछो सर। मुझे बताओ क्या ये करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्या करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट असेट्स नहीं लिख सकता क्या? अगर मुझे 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना है, यहां भी तो मैं 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो क्या ये फॉर्मूला सही है जो मैंने सेकंड वाला लिखा है? क्यों नो? सर क्योंकि करंट असेट ज्यादा रहना चाहिए करंट लायबिलिटी के मुकाबले। अच्छा ये कारण है, इस वजह से हम करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर नीचे करंट असेट्स रहेंगी तो भी ज्यादा हो सकती है। मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास एक एग्जांपल है, करंट असेट्स है मेरे पास 2 लाख रुपए की,
और मेरे पास करंट लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब मेरी जो करंट जो मार्केट में जो डेफिनेशन या सॉरी फॉर्मूला है वो ऐसा है, मार्केट में जो फॉर्मूला चलता है वो ऐसा चलता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि 2:1। इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने, मेरे को दो चीज के बीच का रिलेशन जानना है ना। मेरे अगर एक मेरे रुपए की लायबिलिटी है तो मेरे पास 2 रुपए की एसेट्स है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट असेट्स, मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है और 2 लाख रुपए की मेरे पास क्या है, करंट असेट्स है। तो मेरा आंसर आता है 0.5:1, मतलब मेरे पास 1 रुपए की एसेट्स है तो 50 पैसे की लायबिलिटी है। बोलो तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने कोई गुनाह किया क्या ऐसा रेशियो लिखकर, ये फॉर्मूला लिखकर? कंपैरिजन, रेशियो क्या बोलता है, रेशियो का बेसिक मतलब क्या है, कंपैरिजन करना। रेशियो का बेसिकली मतलब क्या है, कंपैरिजन करना। किसका, दो वेरिएबल। तो मैं दो वेरिएबल का कर रहा हूं ना यार, सेम वेरिएबल का कर रहा हूं कंपैरिजन। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का करना है, लो कर रहा हूं ना। अगर मेरी 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 2 रुपए की एसेट्स है, वैसे मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि मेरी 1 रुपए की एसेट्स है तो 50 पैसे की लायबिलिटी है। मतलब बात तो यहां भी वही है कि मेरी लायबिलिटी के कंपैरिजन में डबल एसेट्स है, यहां पर भी वही बात है, मेरी लायबिलिटी के कंपैरिजन में मेरी एसेट्स डबल है। मैंने कोनो गुनाह कर दिया का ऐसा लिखकर? क्या ये गलत है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ये गलत है? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? सर तोते उड़ा दिया आपने, हमने तो बस रट्टा मार के आए थे, हमने तो रट्टा मार के आए थे सर। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना यार, मारो रट्टा, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। बट लॉजिक भी तो पता होना चाहिए, क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते, व्हाई नॉट? सोचा, दिमाग लगाया आपने? बातें तो सेम ही है ना, चीजें तो सेम ही हो रही है, सिर्फ डिनोमिनेशन न्यूमरेटर में ऊपर नीचे हो रहा है। चलो नहीं लगाया दिमाग, चलो मैं बताता हूँ, और लास्ट मिनट शुरू है तो इसके कंटिन्यू करेंगे सेशन। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों ऐसा मतलब हम नहीं लिख सकते, एक्चुअल में नहीं लिख सकते। अब रीजन क्या है, कारण क्या है, वो एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ कि